तो सभी स्टूडेंट्स आ गए या नहीं? स्टार्ट करें क्लास से? सबको वॉइस एंड पिक्चर सबको क्लियर दिख रही है या नहीं? कोई रिस्पॉन्स तो कर दो। एक शुभम, ज्योति, काजल, कनिका, प्रिया, सुमित। ओके ओके ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं थोड़ा सा आपको एक तो पैटर्न से अवेयर कर देती हूँ, जो भी आपका एसएससी और बैंकिंग का पैटर्न है। तो पहले मैं बैंकिंग के लिए आपको कंफर्म कर देती हूँ कि पैटर्न आपका क्या है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो देखो एग्जाम्स के लिए जो पैटर्न आपका यहाँ पर रहेगा, रीजनिंग के लिए मैं बता रही, पहले तो मैं बैंकिंग के एग्जाम्स के बारे में बात कर देती हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों में से कौन कौन किस किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ मुझे बताएंगे जरा? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। बताइए भी जरा। ज्योति एंड श्रुति, चलिए बैंकिंग एसएससी दोनों ठीक है। आगे और बाकी स्टूडेंट्स जो भी जिस जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दो, ओके, ताकि मैं आपको उसी उसी चीज का फिर सिलेबस थोड़ा अवेयर कर दूं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ओके तो सभी ऑलमोस्ट यहाँ पे आप एक बार अपना माइक चेक करो या कुछ चेक करो, वहां पे प्रॉब्लम होगी इधर साइड। बाकी सबको वॉइस मेरी सुनाई दे रही है? ओके तो सिमरन आप एक बार माइक चेक करो, क्या पता उधर साइड आपके साइड कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि इधर साइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सिमरन आवाज आपको? वॉइस सही आ रही है? यस मैम। ओके ओके चलिए ठीक है। तो मैं आपको एक बार पैटर्न बता देती हूँ बैंकिंग के लिए, ठीक है। देखो बैंकिंग में क्या है, एक तो आपका बैंक के एग्जाम के लिए पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं, उसका पेपर आपका होता है, बैंकिंग जो कंडक्ट कराता है। और एक आपका क्लर्क क्लर्क के लिए पेपर होता है, वो आपका कंडक्ट होता है। और एक आपने सुना होगा बैंकिंग में एसओ जिसको हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो वो कंडक्ट होता है। और बाकी और भी एग्जाम्स है अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस, वो मतलब बड़ी पोस्ट के लिए, मैनेजर के लिए, उन सब के लिए एक्सपीरियंस वगैरह आपको चाहिए होता है। तो ये 3 पोस्ट हैं जो बैंकिंग में आपकी आती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा एग्जाम से अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके कि बैंकिंग में कौन कौन से आपके एग्जाम्स होंगे। पहले मैं एसएससी बैंकिंग के लिए बता रही हूँ, देन फिर मैं आपको एसएससी के लिए बताऊंगी, थोड़ा जल्दी बताऊंगी, तब देखते रहिएगा। तो देखिए बैंकिंग में एक तो आपका होता है एसबीआई, ठीक है। एक आपका होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स,
जितनी भी आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगी। और एक आपका होता है आरबीआई, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड एक आपका होता है जितने भी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट लाइक एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, जैसे एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, या फिर आपका एनआईसीएल हो गया। ये म्यूट कर लेना एक बार, कि अब सरिता म्यूट कर लेना अपने आप को। तो ये आपके बैंकिंग के अंदर जो आपके रहेंगे एग्जाम्स के पार्ट में, तो एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक, एक आरबीआई और एक आपका इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट रहता है। ओके, बाकी और भी हैं एग्जाम्स जो आपका बैंकिंग के पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो अभी मैं बैंकिंग के पैटर्न के लिए आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी को पता होगा। पीएसयू जो आपकी क्या कहते हैं, पीएसयू सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होंगी आपकी, इसके अंडर आपकी 21 बैंक्स होती है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपकी पीएनबी हो गई, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर आपकी देना बैंक हो गई, या फिर आपका कैनरा बैंक हो गया, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये जितने भी आपके और भी बैंक्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है ये तो ये सारी आपकी क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। और एसबीआई सभी को पता है कि एसबीआई अपना हो गया, और आरबीआई स्टेट आपका आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपके नोट्स वगैरह सारी चीजें बनती हैं। एंड ये आपका हो गया इंश्योरेंस कंपनीज, इसके अंडर आपकी एलआईसी, एनआईसीएल और एनआईसीएल, बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। लिस्ट है जो अलग अलग आपके एग्जाम्स निकालती है। तो अब इनका बेसिकली जो इनके अंडर है, देखिए एसबीआई क्या है, एक तो एसबीआई अपना पेपर बिल्कुल अलग कंडक्ट कराता है इंडिविजुअली। एसबीआई को किसी से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। एसबीआई पीओ के लिए भी अलग पेपर होता है, क्लर्क के लिए भी पेपर अलग होता है, एसओ के लिए भी पेपर अलग होता है, ठीक है। तो आगे देखे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, अब इसके लिए मैं बाद में बात करूंगी लास्ट में। और आरबीआई भी अपना इंडिविजुअली अलग पेपर रखता है, ठीक है। तो आरबीआई में आपका एक ग्रेड बी का आता है एग्जाम, एक असिस्टेंट का एग्जाम होता है। तो ये दो एग्जाम जो है आपका आरबीआई कंडक्ट कराता है, बाकी और मैनेजर लेवल के पोस्ट के होते हैं। तो ये एग्जाम्स हैं जो आपके आरबीआई कंडक्ट कराता है, मेन हर मतलब एवरी ईयर आपका कंडक्ट होते हैं एग्जाम। और इंश्योरेंस कंपनीज में भी ये भी आपका हर साल ही इसमें होता है। इसमें जो एलआईसी या फिर जीआईसी, इसमें जो आपका पीओ है, पीओ लेवल इज इक्वल टू आपका एओ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म होगा। तो ये पीओ के इक्वल है, बैंक में इसको पीओ बोल रहे हैं, यहाँ पे एओ बोला जाता है। और जो इसका असिस्टेंट का, एक इसका असिस्टेंट का एग्जाम होता है, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में, जिसको हम क्लर्क बोल रहे हैं। तो इनके पैटर्न अब देखते हैं क्या है। अब ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं मेन जो आपकी, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स मैंने बताई दी है 21 आपकी। तो वो अभी तो इन्होंने, आप देखो क्या इनकी तैयारी चल रही है कि एग्जाम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे अभी कुछ टाइम बाद। या आपने देखा सुना होगा कि बैंक्स मर्ज हो गई थी काफी बीच में अभी। तो देखिए तो यहाँ पर जो मैंने आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स बताया है आपको अभी, तो ये किस नेम से आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराता है, जिसको हम बोलते हैं आईबीपीएस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक जो है ना इसके अंडर एग्जाम अपना कंडक्ट करा रहे हैं। ये बोल रहे हैं आईबीपीएस जो है एक इन्होंने मतलब एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, जो कि सबके जितने भी बैंकिंग के डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी हैं, वो आईबीपीएस के अंडर एग्जाम्स अपना कंडक्ट कराते हैं। तो जो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनको आईबीपीएस का एग्जाम, जिसको हम बोल रहे हैं आईबीपीएस पीओ या फिर आईबीपीएस क्लर्क, इस नेम से आपकी वैकेंसीज आती हैं मार्केट में, ठीक है। तो और या फिर आईबीपीएस एसओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी आपका
जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है या अपियरिंग में है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो क्लर्क है वो भी ग्रेजुएशन के लिए है। और आपका एसओ जो है आपका, जैसे कि किसी का बीटेक है, सीएस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, या जो भी आपके ब्रांच है वो चेक कर लेना कि उसकी किस किस चीज में पोस्ट होती है। तो बीटेक से रिलेटेड या फिर एमबीए से रिलेटेड स्पेशलिस्ट ऑफिसर हर चीज का होता है। तो जैसे एमबीए हो गया आपका, मार्केटिंग में हो गया, तो एसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये आप वैकेंसीज वहां पे देख लेना जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा इस चीज के लिए। तो ये तीनों वैकेंसीज रहेंगी। तो इसी तरीके से आपका एसबीआई पीओ है, क्लर्क है, सबका पैटर्न सेम है ऑलमोस्ट। मतलब ज्यादातर अगर मैं देखूं जो पैटर्न एग्जाम का रहेगा, प्री का तो सेम रहता है। और प्री की ही मेन बात करनी है, पहले तो प्री की तैयारी करो। मेंस का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज है, बस सिलेबस पे मत जाना, सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे वो मेंस के लिए हो चाहे वो प्री के लिए हो, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ, पहले मैं प्री के लिए बता रही हूँ, मेंस के लिए नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उस चीज के लिए। अगर मैं मेंस का अलग अलग बताने बैठूंगी तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पे सब कुछ नोटिफिकेशन आउट होता है, तो आप चेक कर सकते हो। तो मैं प्री के लिए यहाँ पर बताती हूँ। तो सभी में प्री होता है आपका, अगर आप पीओ का एग्जाम दें या क्लर्क का एग्जाम दें या ऐसा करें, सबके लिए प्री का एग्जाम होता है। देन आपका मेंस होता है एंड देन आपका इंटरव्यू राउंड होता है, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे हैं। तो प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है कि आपका मतलब इसमें कट ऑफ लगेगी कि आप ये सोच लो कि जितने भी बच्चे हैं उनको बाहर निकालने के लिए कि जो भी एक तरीके से उसमें से कम करना है बच्चों को उनको। फिर मेंस और इसके नंबर्स आपके मेन काउंट होते हैं, ठीक है, मेंस और इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ लास्ट में लगती है। तो प्री का पैटर्न देखिएगा। मेंस में ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं बस, बाकी जो आपका लेवल रहता है क्वेश्चंस का वो थोड़ा बढ़ जाता है बस। जो आपके चैप्टर्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, जो प्री में आएंगे वही मेंस में आएंगे। ये नहीं है कि आपको प्री के लिए अलग पढ़ना है या मेंस के लिए अलग पढ़ना है। तो प्री का सिलेबस जो है आपका, यहाँ पे मैथ्स होता है फर्स्ट, सेकंड होता है आपका रीजनिंग एंड लास्ट होता है आपका इंग्लिश। मेंस के लिए थोड़ा सा ये बता देती हूँ, मेंस में जो ये चीज हो जाएगी, मैथ्स तो रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, इसके साथ साथ जीके एंड जीएस, जो आपका जीए एंड जीके जो होता है आपका, देखा होगा जनरल अवेयरनेस, जो आपका करंट अफेयर है वो बढ़ जाता है, और एक कंप्यूटर का सेक्शन बढ़ जाता है। तो ये 2 सेक्शन और बढ़ जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं आपके मेंस के लिए। तो प्री में मैथ्स के जो क्वेश्चंस होंगे आपके 35 रहते हैं, एंड रीजनिंग के भी आपके 35 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, ओके। एंड 100 क्वेश्चंस आपके और ये कितने मार्क्स के रहेंगे, 100 ही मार्क्स के रहेंगे। एंड ये जो पेपर का टाइमिंग होगा वो आपको कितनी मिनट में करने हैं, 100 क्वेश्चन, 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, ओके। तो 60 मिनट्स में आपको ये 100 क्वेश्चंस करने होंगे। अब ये क्या है, इसमें भी क्या कर दिया है कि इन्होंने टाइम बाउंडेशंस कर दिए। पहले तो ये जैसे 60 मिनट्स टोटल था, बट अब क्या कर दिया, सबके लिए 20 मिनट्स ये इन्होंने बाउंडेशन कर दिया टाइम, कि 20 मिनट्स इसके लिए, 20 मिनट्स इसके लिए, 20 मिनट्स इसके लिए है। तो इस तरीके से टाइम बाउंडेशन हो गया। अब वो भी चीज चेक कर लेना कि एसबीआई क्लर्क में है, एसबीआई पीओ में अलग है, वो चीज आपका जब नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है, क्योंकि ये हर साल कुछ ना कुछ चेंज करने में लगे हुए हैं। तो मैं भी क्लियर नहीं हूँ कि इस साल के लिए क्या ये नोटिफिकेशन करेंगे आउट, तो वो चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रैक्टिस रखनी है, हर आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, तो सब पे कमांड रखनी है आपको क्वेश्चन करने की, और वो भी कम टाइमिंग के अंदर। ये नहीं है कि आप टाइम लगा रहे हो, 1 मिनट लगा रहे हो, 1 मिनट तो भूल ही जाइए। जो भी आप अगर एग्जाम देने बैठ रहे हो तो अराउंड 25 से 30 सेकेंड्स में आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। बल्कि ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया है, 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड्स बस रेशियो रहता है टाइमिंग का। इतनी देर में आपका क्वेश्चन हो जाने चाहिए।
तो ये 100 क्वेश्चंस टोटल हैं आपके पास। अगर मैं देखूं यहाँ पे 35 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट्स में करने हैं। किसी किसी एग्जाम में उन्होंने भी लास्ट टाइम ही चेंज किया था ये वाला, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं पर्टिकुलर एग्जाम्स का नहीं बता रही, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी कौन कौन से एग्जाम्स में चेंजेस करे उन्होंने। तो ये 20 मिनट्स जो है, 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में आपको करने हैं। तो आप टारगेट ये लगा लो कि आप कितनी आपको स्पीड चाहिए। अराउंड 30 सेकेंड्स आपको करनी पड़ेगी। 30 सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मतलब आप 25 सेकेंड्स लेके चलोगे तब जाके आपका 30 सेकेंड्स में होगा ये जो आपका क्वेश्चन है। तो आपको स्पीड देख लीजिए, ये आपके पास टाइमिंग इन्होंने बाउंडेशन रख दी है। तो मैं इस 35 को क्वेश्चन की जो स्पीड रखी हूँ, वैसे भी मैं 18 मिनट्स रखती हूँ। 15 to 18 मिनट्स मेरा रेशियो रहता है कि हमें 35 क्वेश्चन जो है वो 15 to 18 मिनट में हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम वेरिएबल होता रहता है कि अगर थोड़ा टफ लेवल है तो थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा टाइम लग गया कि थोड़े सेकंड्स ऊपर चले जाते हैं तो वो दूसरे क्वेश्चंस में जाके वो चीज कम हो जाती है। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हो गई आपके बैंक की। तो अभी आपको जो बैंकिंग है, देखो जीके जीएस जो जीए है वो तो आप करंट अफेयर डेली पढ़ोगे ही। कंप्यूटर जो है वो आपको एग्जाम से, अगर आप 2 मंथ्स पहले भी एग्जाम से पढ़ लोगे, मेंस जब भी होगा टाइम मिलता ही है, तो कंप्यूटर तो आप 2 मंथ्स पहले भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें भी कवर अप हो ही जाता है। बस मेन जो फोकस करना है आपको, क्या करना है, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश पे करना है। ओके, इंग्लिश के लिए आप डेली न्यूज़पेपर्स वही पढ़ो। मैथ्स के लिए तो आप प्रैक्टिस की जरूरत है, वही क्लासेस लोगे। रीजनिंग में भी मेन प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब ये तीनों चीजें तो प्रैक्टिस के बेस पर हैं। अगर प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। आप ये सोचो कि क्लास ले ली आपने और बस आपने नोटबुक बंद करके रख दिया, आपने पढ़ लिया, तो अभी ये क्लासेस वो नहीं रही कि आप प्रैक्टिस के बिना कुछ भी कर पाओगे। क्लियर है सबको? तो आपको 100 क्वेश्चंस आने हैं, 60 मिनट्स में ये करने होंगे टोटल। और इंडिविजुअली टाइम बाउंडेशन अलग अलग एग्जाम्स में है, वो आप चेक कर लीजिएगा कौन कौन से एग्जाम्स कौन से देने जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप जब टेस्ट देते हैं तो वो मतलब 2 मंथ्स पहले भी टेस्ट देना स्टार्ट जैसे करते हैं तो आपकी स्पीड खुद ही बन जाती है कि इतने मिनट में हम क्वेश्चन ये कर पाएंगे। पर टेस्ट भी पर्टिकुलर टाइम पे देने पड़ते हैं कि हर 3rd डे में आप टेस्ट दे रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हो अच्छे से। तो अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आपको मैं बताती चलूंगी हैंड टू हैंड। जो भी आपके टॉपिक होंगे कि ये टॉपिक आपका जो भी उसमें बैंकिंग, एसएससी एंड ऑल सबका आपका अलग अलग बना हुआ है वो पैटर्न हमारा। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो बता दूंगी कि उस टॉपिक से, हर टॉपिक में बताऊंगी कि कौन से बैंकिंग में किस पोर्शन में कितना आ रहा है और उसका एसएससी में कितना आ रहा है उससे। तो आप वो नोट डाउन करते चलिएगा हैंड टू हैंड कि किस चैप्टर से कितना आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी एक चार्ट भी शेयर कर दूंगी मैं बना के आप लोगों को कि उसमें चार्ट पे होगा कि इस चैप्टर से आपके इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे ताकि आपको इजी रहेगा सबको। ओके, लिस्ट में शेयर कर दूंगी, उसमें एसएससी एंड बैंकिंग दोनों का आपका होगा। तो अब नेक्स्ट चीज आती है, अब आपके एसएससी के लिए मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो एसएससी में आपका, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, आधा घंटा तो इसी में निकल गया वैसे। एसएससी में जो आपका एग्जाम्स रहेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम आपके कंडक्ट कराता है वो एक तो आपका सीजीएल जिसको हम बोलते हैं, कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं ग्रेजुएट के लेवल पे आपका सीजीएल होता है। एंड सीएचएसएल आपका 12th के बेसिस पर होता है। ऐसे ही एमटीएस जो होता है वो आपका 10th के बेसिस पर होता है। बाकी और भी एग्जाम्स हैं आपके, जैसे स्टेनोग्राफर का हो गया एंड और भी आपके गार्ड, पता नहीं कुछ गार्ड का भी निकलता है इसमें, वो सब अलग अलग एग्जाम्स भी होते हैं इसके। तो देख लीजिएगा, जैसे सीपीओ भी हो गया। सीपीओ मीन्स जो भी आपके दिल्ली पुलिस में एसआई हैं या फिर जो भी फोर्सेस में एसआई सब इंस्पेक्टर की पोजीशन पे, तो वो सीपीओ का फॉर्म भरेंगे। एसएससी सीपीओ के नाम से फॉर्म्स निकलते हैं। तो अब मैं मेन बात कर लेती हूँ कि एसएससी जो इनके सबके बारे में इनका पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। तो पैटर्न इसमें भी चेंजेस है भाई कि हर एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना अपना है, पर टॉपिक सबके सेम है, ध्यान रखिए। एसएससी के इसके सबके टॉपिक आपके सेम रहेंगे, बस लेवल चेंज रहेगा। तो
एसएससी जो टीयर 1 है, एसएससी आपका टीयर 1 पहले कराएगा। यहाँ पे प्रीलियम या मेंस इस तरीके से नहीं बोला गया, इन्होंने जो बोला है टीयर 1 बोला है, टीयर 2 बोला है, टीयर 3 बोला है, ऐसे इनके टीयर्स होते हैं। तो मैं टीयर 1 के बारे में सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि टीयर 2 में यहाँ पे मैथ्स एंड इंग्लिश ही आती है बस, ठीक है। इसमें आपका एस्से राइटिंग का होता है इनका, तो यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश रहती है। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बाद में देखिएगा, पहले आप टीयर 1 के लिए देख लीजिएगा। तो टीयर 1 में देखिए, इसमें रीजनिंग है, इसके 25 क्वेश्चंस हैं, एंड मैथ्स के 25 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस हैं, जीके जीएस के यहाँ पे 25 क्वेश्चंस है। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हैं इसके टोटल, और ये 100 क्वेश्चंस आपको जो टाइमिंग मिलता है वो 60 मिनट्स मिलता है, मतलब कि 1 आवर मिलता है। ओके, यहाँ पे इंडिविजुअली बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे क्या देता है कि 1 घंटा है आपके पास, कितने क्वेश्चन करने कर लो, समझे। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गई, बैंकिंग वाले सेक्शन में इंडिविजुअली पास होना जरूरी है, रीजनिंग में भी पास होना जरूरी है, बैंक और मैथ्स में भी पास होना जरूरी है, एंड इंग्लिश में भी पास होना जरूरी है। वो इंडिविजुअली हर साल अलग अलग कट ऑफ लगती है। अगर रीजनिंग की कट ऑफ उन्होंने 35 में से 10 लगाई है, तो 10 तो आपका स्कोर होना ही चाहिए, कट ऑफ निकालनी पड़ेगी। मैथ्स में भी आपकी कट ऑफ निकालनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश में भी निकालनी पड़ेगी, और टोटल ओवरऑल कट ऑफ अलग निकलती है, ठीक है। बट एसएससी ने ये चीज फॉलो नहीं कर रखी। एसएससी इस चीज को मना कर देता है कि हम इंडिविजुअली कट ऑफ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एक मेन कट ऑफ लगाते हैं बस। तो आप चाहे कोई भी पोर्शन अटेम्प्ट कर लो, कितना भी कर लो, उन्होंने टाइम बाउंडेशन बस इतना दिया है, 60 मिनट्स में चारों सब्जेक्ट्स कर दो और अपना स्कोर जो भी करना है आपको कर लो। यहाँ पर मेन कट ऑफ लगा देते हैं बस एक जाके, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा कि ये इसके जो मार्क्स रहते हैं वो 200 मार्क्स रहते हैं। यहाँ पे 1 क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में सेम है, यहाँ पे आपकी 1/4, इसमें भी 1/4 की होती है, इसमें भी 1/4 की होती है, एसएससी में भी और बैंकिंग में भी, दोनों में सेम आपकी नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 मार्क्स, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 1/4 जो हो जाएगा 0.5 होगा, यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा। क्लियर सबको। तो यहाँ पे जो टाइम बाउंडेशन में करती हूँ, यहाँ ये 25 क्वेश्चन आपको जो करने हैं, ये 25 क्वेश्चंस आप टारगेट बनाइए। एसएससी में जो लेवल रीजनिंग का आता है इतना टफ नहीं आता, तो एसएससी में अगर हमें जो करने हैं क्वेश्चन 10 to 12 मिनट्स में हमें ये 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। और यही चीज बैंकिंग में अगर मैं 35 क्वेश्चंस में बोलती हूँ तो आपको 15 to 18 मिनट्स होते हैं लास्ट। तो आप इस हिसाब से तैयारी लेके चलिएगा कि 35 क्वेश्चन अगर आपके बैंकिंग के हैं तो आप 18 मिनट्स लास्ट पिक कर सकते हैं, और अगर आपके 25 इसके हैं तो आप 12 मिनट्स लास्ट कर सकते हैं। ये टारगेट करके चलोगे, इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो आप जल्दी थोड़ा सा सिलेक्शन ले पाओगे। क्लियर सबको। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर्स इतने टफ नहीं है, ये नहीं है कि आपको ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि आपने जो नहीं पढ़ी होगी, सब चीजें आपसे रिलेट करती होंगी रीजनिंग के अंदर। बट प्रैक्टिस ये है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के नहीं आ रहे हैं, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं कर पाओगे उसको, एग्जाम्स में जल्दी नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब मैं अपने चैप्टर से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हम चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन से मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो रेशियो आने वाला है एग्जाम्स में, बता देती हूँ मैं। देखिए, बैंकिंग के एग्जाम्स में अगर हम देखते हैं ये चीज, प्रीलियम में जो क्वेश्चंस आते हैं इसके 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका क्लर्क हो, चाहे वो आपका मेंस हो, वो सॉरी पीओ हो,
ठीक है, क्लर्क या फिर आपका पीओ दोनों में 2 से 3 का रेशियो रहता है आपका आने का प्रीलियम में। और यही चीज अगर मैं मेंस में बोलूँ तो मेंस में क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वेरिएबल होते हैं फिर जाके तो ये 3 to 4 बढ़ जाते हैं, कभी कभी 2 से 3 भी रहते हैं। तो वो आपका शिफ्ट का देखना पड़ेगा कि कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर है, क्योंकि शिफ्ट तो सबकी भी अलग अलग होती है। तो बहुत सारी शिफ्ट चलती है, सुबह से लेके शाम तक बहुत एग्जाम कंडक्ट होते हैं एक ही दिन में। जो पीओ का सेक्शन रहेगा वो अलग अलग शिफ्ट में रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी वो कर देते हैं कि ये पहली वाली जो शिफ्ट थी सुबह वाली उसमें 1 क्वेश्चन आ गया, अगर सेकंड वाली शिफ्ट है तो उसमें 2 क्वेश्चन दे दिए, थर्ड वाली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन दे दिए, नेक्स्ट में 1 भी क्वेश्चन नहीं दिया, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैं सोचिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं दिया, कभी कभी होता है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आपको दे दिया। और ये तो बैंकिंग का एग्जाम कभी भी देने बैठोगे ना, वो बहुत चालाकी चलते हैं आपको। क्या चालाकी चलते हैं? जैसे कि ब्लड रिलेशन का चैप्टर है, उन्होंने क्या करा कि स्टार्टिंग, अब जैसे इस साल का एग्जाम आ रहा है, सपोज मानो ऐसा है कि एग्जाम आने वाला है, इस साल क्या करेंगे वो आपको ये चैप्टर देंगे ही नहीं। मानो मैं मान के चल रही हूँ ऐसा, ये नहीं कि आएगा नहीं, सिर्फ कभी कोई बच्चा ये सोचे कि भाई मैम ने तो ये बोला कि आएगा ही नहीं, मानो कि ये आया नहीं, अगले साल क्या करेगा फिर से वो इसको आपको टॉपिक को नहीं देगा। अब वो क्या बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सोचेंगे अरे ये टॉपिक तो पिछले 2 साल से आएगी ना, अब इसकी तैयारी नहीं कर रहे, इसको छोड़ते हैं, प्रैक्टिस से छोड़ देते हैं, इसको नहीं करते हैं। अगले 3rd ईयर में वो जाके क्या करेगा, तुरंत उस वाले टॉपिक को ला के रख देगा, और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ला के रखता है हर साल। इनका यही इनका तरीका है कि कुछ डिफरेंट वे में लेके आएगा उसको, चैप्टर को आपके सामने। तो ब्लड रिलेशन के साथ भी इन्होंने कुछ ऐसा ही करा था अभी लास्ट 2 ईयर्स पहले, 2 से 3 ईयर्स अराउंड हो गए होंगे, तो उससे पहले इसके साथ भी कुछ ऐसे किया था इन्होंने। तो हर चैप्टर के साथ है कि हर साल किसी ना किसी चैप्टर को ये ऐसे करते ही हैं। तो ये मत समझिएगा कि आपको किसी की तैयारी करनी छोड़नी है, तो आप ये सोचो बच्चों की तरह कि हाँ भाई ये टॉपिक लास्ट 2 ईयर से नहीं आ रहा तो नहीं आएगा। यहाँ पे कंपटीशन में एग्जाम्स में कभी भी ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये माइंड में रखना कि जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आपको करने ही हैं चेक, और किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब जब कंसेप्ट क्लियर होगा आपको क्वेश्चंस करने का, तो आप फिर दुनिया में वो किसी भी तरीके से भी आपको क्वेश्चंस दे दे, वो आप सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लोगे, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। चलिए, तो अब देखते हैं ब्लड रिलेशन का रेशियो आपका बैंकिंग में मैंने बता दिया है 2 से 3 है प्रीलियम, एंड 3 से 4 आपका मेंस रहता है, बस 2 से 3 है ज्यादा से ज्यादा, इसका 3 लास्ट हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। एंड जो एसएससी का रहता है, एसएससी का तो हमेशा फिक्स है भाई, 1 क्वेश्चन देता है बस, ठीक है। तो ये है, बाकी जो रेलवे हो गया या स्टेट लेवल के जितने भी आप क्वेश्चंस दोगे, मतलब एग्जाम्स दोगे कभी भी, तो उसमें इसका रेशियो वही 1 से लेके 3 तक रहता है। 3 से ऊपर बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि दे दिए क्वेश्चंस। बाकी तो जो भी आप क्वेश्चन कभी भी एग्जाम्स देने बैठोगे तो उनके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर तो हमेशा देखते ही हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली हम एग्जाम देने के लिए बैठ गए, तो वो सब अगर बच्चा तैयारी के साथ जा रहा है तो फिर सारी चीजें पढ़ के और देख के ही जाता है ना, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि भाई लास्ट ईयर ये आया था तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, अब आते हैं मेन चैप्टर पर। देखिए ब्लड रिलेशन, तो इस पे चैप्टर पे लिख लीजिएगा कि भाई ये आपके साथ जो पीडीएफ है शेयर हो जाएगी, बट मैं ये कहूंगी पीडीएफ के साथ साथ अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि नोट्स बनाओगे तो उसको आप लिखोगे तो आपके माइंड में कुछ तो पड़ेगा। आजकल बच्चे ये सोचते हैं कि ये पीडीएफ मिल गई और आपको वर्कशीट मिल गई, छुट्टी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्वेश्चन अगर लिख के भी कर रहे हो ना तो आपके माइंड में वो जाएगा कि हाँ आप चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो नोट्स जो है, नोट्स जरूर बनाइएगा हर चैप्टर के, और उसके ऊपर लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जी इस चैप्टर से इतने आएंगे और इतने आएंगे। वॉइस नहीं आ रही? बाकी सबको वॉइस आ रही है? यस मैम, यस मैम। कनिका एक बार माइक चेक करो, इनको आवाज ही नहीं जा रही होगी। चलिए, अभी हो जाएगा शायद इन नो वॉइस।
कोई टाइपिंग में लिख दो कि इनको ये माइक चेक कर ले एक बार अपना जरा, शायद इनकी उधर कोई प्रॉब्लम है, वरना मुझे कीबोर्ड उठाना पड़ेगा फिर इस चीज के लिए। कोई लिख दो, शीतल तुम ही लिख दो। वो ऑफलाइन हो गई है। चलिए चलिए देखिएगा अब आगे क्या है इसमें। इस चैप्टर में अगर हम देखें, ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, मेनली इस चैप्टर का पर्पस क्या है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर जितने भी रिलेशंस हैं, सपोज मैंने अगर बोला कि आपके फादर्स फादर कौन है, तो आप लोग क्या बोलोगे मुझे, आपके फादर्स फादर कौन है, आपके कौन लगते हैं, बताइए। आपके फादर्स फादर कौन लगते हैं आपके? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर? मेरा माइक तो सब ठीक है, इनको वॉइस नहीं जा रही है। एक मिनट मैं इनको मैसेज कर देती हूँ थोड़ा देर पहले। म्यूट ही नहीं हो रहा। उनके उधर सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चलो बाद में रिकॉर्ड देख लेंगे, कोई नहीं। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर में क्या करना होगा, मेनली रिलेशंस फाइंड आउट करने होंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपके फादर्स फादर कौन है, ग्रैंड फादर है, तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि आपके फादर्स मदर कौन लगेंगी, यहाँ पे आपकी कौन लगेंगी, ग्रैंड मदर लगेंगी। ये म्यूट कर दीजिए, किसका है ये, सरिता म्यूट हो जाइए, सरिता म्यूट कर दीजिए, म्यूट हो जाएगा। देखो आपने डबल क्लिक कर दिया शायद, इस वजह से म्यूट नहीं हुआ, अब हो गया। चलिए तो देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर क्या करना है, हमें मेनली सारे के सारे रिलेशंस को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। जितने भी पर्सन्स हैं, रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशंस को फाइंड आउट करना है। तो उसी को हम बोल रहे हैं क्या, ब्लड रिलेशन। मतलब जो भी आपके ब्लड के रिलेशंस हैं उनके बीच में रिलेशंस को फाइंड आउट करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट्स लिख दिए हैं, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। तो ये इतना जरूरी अभी नहीं है, मैं बाद में बात करूंगी। सब देखिए, जैसे कि सपोज मैंने बोला यहाँ पर कि आपकी मदर्स या फिर फादर्स, फादर कौन है, ग्रैंडफादर, ठीक है। ऐसे ही जैसे फादर एंड मदर कौन हो गई, ग्रैंड मदर। ऐसे फादर्स के ब्रदर कौन लगेंगे, आपके अंकल। अगर हम यहाँ पर देखते हैं फादर की जो सिस्टर है वो कौन लगेंगी, अगर हम फादर की सिस्टर को बोलते हैं हम बुआ जी बोलते हैं, बट इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। क्योंकि इंग्लिश में तो देखो, चाहे आप आपके कौन मामा जी हो गए, आपके कौन फूफा जी हो गए, या फिर आपके चाचा जी हो गए, ताऊ जी हो गए, सबको अगर हम इंग्लिश की फॉर्म में देखें तो हम अंकल ही बोलते हैं, अंकल ही बोलते हैं। एंड जितनी भी आपकी जो फीमेल्स मेंबर होंगी, श्रुति एंड एस फ्लिप करके है कोई, आप ना माइक ऑफ कर लो प्लीज, म्यूट कर लो अपने आप को, बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में। तो देखिए यहाँ पे जितने भी आपके फादर की सिस्टर है या मदर की सिस्टर है या फिर जो भी आपके रिलेशन है, उनको हम क्या बोलते हैं, आंट बोलेंगे। तो इंग्लिश की फॉर्म में तो हम आंट यूज करेंगे और यहाँ पे अंकल यूज करेंगे। ऐसे ही आगे और भी रिलेशंस हैं कि सन्स की वाइफ कौन होंगी, आपके सन की जो वाइफ होंगी वो कौन होंगी, डॉटर इन लॉ होंगी। तो इसी तरीके से मैंने कुछ रिलेशंस लिख दिए जो हमें क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो अब जो चीज है, अब मेन चीज देखते हैं कि अगर हमें रिलेशन के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम्स में, तो किस तरीके से हम करेंगे। देखो अगर हम देखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम उनको अप्लाई करते रहते हैं एग्जाम्स में। तो एग्जाम में अप्लाई करने का तो टाइम नहीं होता ना हमें, तो अप्लाई करने से तो हमारा टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो अप्लाई करने की जगह हम क्या करेंगे, उनको किसी तरीके से मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अब वो
तरीका क्या है जो आपको एग्जाम्स में उसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो वो जो तरीका है, ये क्या हो रहा है, क्लास में डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है बार बार। एक सेकेंड रुकिएगा। सरिता एक बार जरा माइक, हाँ बार बार आपका माइक जो है म्यूट हो रहा है, कभी कुछ अनम्यूट हो रहा है, तो एक बार चेक कर लो क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेडेशन के क्वेश्चंस है वो हम जनरेशन चार्ट के बेसिस पे करेंगे सॉल्व। तो जनरेशन चार्ट हम किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि जनरेशन मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जनरेशन लाइक कैसे, जैसे मैंने बोला आपसे कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारे कौन है बताइए ना, फादर होंगे। हमसे ऊपर जो होंगे हमारी जनरेशन में फादर होंगे। अगर मैं देखूं कि हमारे फादर के ऊपर कौन होते हैं, अगर फादर के ऊपर की जनरेशन में जाए, लाइक मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेती हूँ कि ये सपोज मान लीजिए ये हम लोग हैं, ठीक है। तो ये हमारे कौन हो गए, फादर एंड मदर। हमारे ऊपर की जनरेशन में हमारे कौन हो गए, फादर एंड मदर। एंड हम इससे ऊपर की जनरेशन में जाते हैं तो ये हमारे कौन हो जाते हैं, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। क्लियर। एंड अगर हम इससे ऊपर की जनरेशन में भी और जाते हैं तो ये हमारे कौन हो जाते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर एंड मदर। क्लियर। अगर मैं इससे भी और ऊपर की जनरेशन में भी जाती हूँ तो ग्रेट कितनी टाइम लिख दूंगी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर मदर। क्लियर। तो अगर मैं इससे और ऊपर की जनरेशन में जाऊं तो ग्रेट 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 3 टाइम्स लिख दूंगी। अब वो तो जनरेशन बढ़ती चली जाएंगी, इतनी बड़ी जनरेशन तो एग्जामिनर भी नहीं लेता है। तो अब यहाँ पे समझ आ गई सबको बात कि ये हम हैं और ये हमारे कौन, यहाँ पे फादर एंड मदर हो गए। अब ऊपर से जनरेशन में जाए तो हमारे कौन हो जाते हैं, ग्रैंड फादर हो जाते हैं, और ऊपर जाए तो ग्रेट ग्रैंड फादर हो जाते हैं। क्लियर सबको। अब इससे नीचे की जनरेशन में अगर हम आएंगे, हम तो यहाँ पर है ना, तो हमारे आगे जो आएंगे कौन आएंगे, यहाँ इस जनरेशन में कौन आएंगे, हमारे किड्स, मतलब जिनको हम क्या बोलेंगे, सन या फिर डॉटर। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इससे भी नीचे की जनरेशन में यहाँ पर जाती हूँ तो कौन आएंगे, ग्रैंड सन या फिर डॉटर, बिल्कुल किड्स, ग्रैंड किड्स। क्लियर। अगर इससे भी नीचे की जनरेशन में जाती हूँ तो फिर क्या हो जाते हैं, ग्रेट ग्रैंड किड्स। ठीक है। तो ये जनरेशन चार्ट क्या है, ये तो बहुत बड़ा है, जनरेशन तो कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती है अगर आप देखना चाहोगे तो ये मेन याद रखिएगा कि भाई हमारी जनरेशन से ऊपर हमारे फादर एंड मदर, मदर से ऊपर फिर हमारे ग्रैंड्स आ जाते हैं, ग्रैंड से ऊपर ग्रेड्स आ जाते हैं, ऊपर से फिर से ग्रेड ग्रेड हो जाते हैं, फिर ग्रेड 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 में बढ़ता चला जाता है। इस तरीके से चार्ट। क्लियर है सबको ये कंसेप्ट यहाँ तक। तो अभी तो मैंने बेसिक चीज आपको समझाई है। अब हम आते हैं कि क्वेश्चंस पे ये चीजें अप्लाई कैसे करनी है, हमें बनाना कैसे है, हम जनरेशन चार्ट के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जाएंगे वो जनरेशन चार्ट एक ड्रॉ करा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो अब देखिएगा आगे, जैसे कि लाइक मैंने इस तरीके से ये भी यहाँ पे दे दिया है कि भाई हमारे ये कौन है, ब्रदर है, ये मैं हूँ, और यहाँ पर ये सिस्टर है, ये हमारे कजन्स हैं, है ना। ये तो हमारी जनरेशन हो गई ना सेम। इसमें हमारे कौन, मैं अपने आप के हो गए, हमारा भाई भी हो गया, बहन भी, यहाँ पे कजन्स भी हो गए। ऐसे ही ऊपर की जनरेशन में जाए तो अंकल हो गए, आंट हो गए, मम्मा हो गए, यहाँ पे डैड हो गए। ऐसे ऊपर की जनरेशन में जाते हैं तो ग्रैंड, आपके ग्रैंड्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, ग्रैंड फादर एंड मदर। तो अब जैसे कि ये फैमिली ट्री मैंने बना दिया है कि ये हमारे ब्रदर एंड कौन, सिस्टर हो गए अपने आप पे, एंड ये हमारे कौन हो गए, फादर एंड मदर हो गए, एंड ये हमारे कौन हो गए यहाँ पर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, और ये भी आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। अब देखिए एक चीज आती है यहाँ पर कि ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर तो फिर 2 टाइप के होते हैं, एक तो हमारी मदर के साइड वाले भी और एक आपके फादर के साइड वाले भी। तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी मदर्स के साइड वाले मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मैटरनल। ठीक है। और
सेम नहीं हो रही है, टेंशन नहीं लो। सेम कहाँ हो रही है स्लाइड, मतलब चलिए देखिएगा आगे। अब जो भी आपके फादर्स के साइड वाले मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, आपके पैटर्नल्स होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए, जो भी हमारे मदर के साइड वाले मेंबर्स होते हैं उनको हम मैटरनल्स बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे आपके ग्रैंडफादर, ठीक है, तो ग्रैंडफादर जो है, अगर मैं अपने नाना जी को बोलूं, यहाँ पर मेरे जो नाना जी हैं, तो नाना जी अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे मैं मैटरनल लगाऊंगी, ठीक है। तो अब मम्मी के साइड वाले जैसे सपोज मामा है, तो मामा को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैटरनल अंकल बोलेंगे, ठीक है। या फिर आपके मौसा जी हैं, आपकी मम्मी के साइड वाले, क्योंकि आपकी मदर की जो सिस्टर हैं उनके हस्बैंड, यहाँ पे वो कौन होंगे आपके, वो भी अंकल ही होंगे, बट कैसे अंकल, मैटरनल अंकल, क्योंकि मदर्स के साइड वाले हैं मेंबर हैं। ऐसे ही अगर आपकी मौसी है, अगर आपकी मतलब मदर की जो सिस्टर है उनको हम मौसी बोलेंगे, बट एक्चुअल में उनको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आंट बोलेंगे। कौन सी आंट, मैटरनल आंट। तो मदर के आगे वाले जितने मतलब मेंबर हैं तो उनके आगे हम मैटरनल यूज करेंगे। एंड फादर के जो सामने मतलब जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं तो आप क्या बोलोगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगर आपकी ग्रैंड मदर हैं तो आप क्या बोलोगे, पैटर्नल ग्रैंड मदर। अगर आपके चाचा जी हैं, सपोज अंकल हैं, तो आप क्या बोलोगे, पैटर्नल अंकल। ऐसे ही बुआ जी हैं तो क्या बोलोगे, आंट बोलोगे उन्हें, बट क्या बोलोगे, पैटर्नल आंट बोलोगे। तो आपने देखा होगा डेली लाइफ में तो हम ये चीजें यूज नहीं करते हैं, मैटरनल पैटर्नल, बट अगर एक लॉजिकली वे में हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं तो वहां पे हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि मैटरनल है या पैटर्नल है, ठीक है। क्योंकि वहां पे तो हमें पता रहता है कि हाँ ये मैटरनल अंकल, तो हम वहां पे शो नहीं करते कि वो मैटरनल मम्मी के साइड वाले, हमें बताना जरूरी नहीं समझती उस चीज। बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो मैटरनल आपको यूज करना पड़ेगा हमें क्वेश्चंस के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, आपके नाना नानी जी हैं, अगर हम उनको इंग्लिश में बोल रहे हैं ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, तो मैटरनल के साथ बोला जाएगा और इधर पैटर्नल के साथ बोला जाएगा। क्लियर, समझ आ गया सबको यहाँ तक? तो चलिए अब आते हैं जनरेशन चार्ट पर। तो जनरेशन चार्ट से पहले थोड़ी सी और बता देती हूँ, एक चीज और रह गई है आपकी, क्या, वो आपकी देखिएगा, इन लॉज। क्लियर है सबको क्या होते हैं इन लॉज? देखिए भाई, इन लॉज किन को बोला जाएगा, सपोज आपकी मैरिज हुई, मान लीजिए कोई गर्ल है, उसका हस्बैंड है, या फिर कोई बॉय है, उसकी वाइफ है, तो आपके जो भी हस्बैंड के जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे, आपके हस्बैंड के सपोज मान लीजिए फादर हैं, आपके हस्बैंड के तो फादर हैं, बट आपके वो क्या लगेंगे, फादर इन लॉ लगेंगे। अगर आपकी हस्बैंड की मदर हैं तो आपके हस्बैंड आपकी क्या लगेंगी, मदर इन लॉ लगेंगी। अगर सपोज मैं बोलूँ वो आपके जो हस्बैंड है उनकी बहन मतलब सिस्टर हैं, तो आपकी क्या लगेंगी, सिस्टर इन लॉ लगेंगी। तो क्या होता है, जब भी किसी भी पर्सन की किसी से मैरिज होती है, जैसे कि मॉम डैड इनकी आपस में मैरिज हुई यहाँ पर, तो इनके जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो इनके कौन होंगे, इन लॉज होंगे, और जो इनके फैमिली मेंबर्स होंगे वो इनके क्या होंगे, इन लॉज होंगे। तो आपस में एक दूसरे के वो क्या लगेंगे, इन लॉज लगेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी किसी से भी मैरिज हो रही है तो आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, तो उसकी फैमिली वालों का रिलेशन जो होगा वो तो सेम रहेगा, बट आगे क्या लगा दोगे, इन लॉ लगा दोगे। अगर आपकी वाइफ की बहन है तो आप कहोगे सिस्टर इन लॉ है, अगर ब्रदर है तो ब्रदर इन लॉ कहेंगे, अगर अंकल है तो अंकल इन लॉ कहोगे। ऐसे ही अगर आपके फादर है तो फादर इन लॉ कहेंगे, ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड फादर इन लॉ कहोगे। इन लॉ लग जाता है, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको ये चीजें? तो ये चीजें आप दोबारा से वीडियो देख के अपने नोट्स बना लेना इन चीजों के, क्योंकि ये चीजें भूल जाते हो, फिर कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भूल जाते हैं ये चीजें बार बार। चलिए
तो अब आगे देखते हैं। अब आता है जनरेशन चार्ट। जनरेशन चार्ट से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। जो भी हमारे यहाँ पर जो ब्रदर एंड सिस्टर्स होंगे, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर्स के रिलेशन में होंगे, या ब्रदर ब्रदर के रिलेशन में होंगे, या सिस्टर सिस्टर के रिलेशंस में होंगे, जो भी बहन भाइयों के रिलेशंस में होंगे, मींस सिबलिंग्स जिसको हम बोल रहे हैं, तो उनके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इस साइन को चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एरो साइन यूज करूंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिबलिंग्स के लिए मैं एरो साइन यूज करूंगी। जो भी मैरिड कपल्स होंगे, हस्बैंड वाइफ्स होंगे, उनके लिए मैं इंटरचेंज साइन यूज करूंगी। याद रखिएगा, थोड़ी सी टिप्स हैं जो क्वेश्चन करने में हेल्प रहेंगी हमारी इसको। आगे जो भी मेल या फीमेल मेंबर्स होंगी, जैसे कि फीमेल मेंबर है तो फीमेल मेंबर के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस साइन, ठीक है। एंड मेल मेंबर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लस सिंबल का यूज करेंगे। ये मैंने लिख दिया है, फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस। इससे हमें क्या फायदा रहेगा कि अगर सपोज जैसे कि क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये बैंकिंग के एग्जाम से काफी बार पूछा है कि बताइए किसी भी फैमिली ट्री के अंदर हाँ कि हाउ मेनी मेल पर्सन्स इन दिस फैमिली, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा। तो अगर जैसे आपने प्लस साइन ऊपर लगाया हुआ है कहीं, कैसे लगाएंगे वो चीजें समझाऊंगी अभी। तो प्लस सिंबल को डायरेक्टली हम काउंट करके 1 2 3 4 कि भाई 4 मेल मेंबर्स हैं, या फिर किसी ने पूछ लिया कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स इन दिस फैमिली, तो आप डायरेक्टली उसको काउंट करके बता सकते हो। अभी एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे पूरा प्रॉपर यही पूछा था उन्होंने कि बताइए what is the difference between the male member and female members, number of male members and female members in this family, कि इस फैमिली के अंदर, एक फैमिली के अंदर मेल और फीमेल्स की फैमिली है टोटल ये, इसके अंदर बताइए मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब कि कितना नंबर ऑफ पर्सन्स लड़कन का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, फीमेल को काउंट किया, मेल को काउंट किया, दोनों को सेपरेट किया, जो भी बचा वो उसका आंसर हो गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, तो हमें प्लस और माइनस का हेल्प रहेगा वहां पर। अब देखते हैं जनरेशन चार्ट पे। तो जनरेशन चार्ट समझ लीजिएगा, अभी जैसे कि मैंने ये वाली इमेज बताई थी आपको, ये वाली इमेज, ठीक है, ये जनरेशन चार्ट के थ्रू ही बनाई गई है यहाँ पर। ये तो वही चीज मैं आपको यहाँ समझाने चाह रही हूँ लिखने के में, मतलब अगर हम रिटर्न में वो चीज लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, आप लोगों के लिए मैंने इसलिए लिख दिया है। तो मैं जनरेशन फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ। जनरेशन फर्स्ट में मैंने क्या किया कि जनरेशन फर्स्ट में मैंने हमारे ग्रैंडफादर को लिया है एंड ग्रैंड मदर को लिया है। तो यहाँ साइड में मैं बनाती हुई चल रही हूँ, इसके ऊपर ऊपर ध्यान रखिएगा। तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर एक क्या है, मेल पर्सन है, ठीक है। तो मेल पर्सन के ऊपर मैंने क्या कर दिया, प्लस सिंबल लगा दिया यहाँ पर, ताकि मुझे क्लियर रहेगा कि ये आपका क्या है, एक मेल पर्सन है। ऐसे ही इनकी जो वाइफ होंगी, यहाँ पे ग्रैंडफादर की वाइफ कौन है, ग्रैंड मदर। तो हस्बैंड वाइफ के लिए हमने इंटरचेंज साइन लगा दिया है, और यहाँ पे कौन हो जाती है, ग्रैंड मदर हो जाती हैं, और ये माइनस साइन लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे, फीमेल मेंबर, ठीक है। तो ये तो हमारी आ जाती है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो और भी आएंगे मैंने वो भी लिख दिए, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, या फिर वो ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंट, ये सब इसी में आएंगे सब लोग। अब आती है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या किया, हमारी जो नीचे वाली जनरेशन होगी, ग्रैंडफादर से ग्रैंड मदर के नीचे कौन आए होंगे, हमारे फादर एंड मदर। तो फादर के साथ साथ हमने क्या कर दिया, प्लस सिंबल यूज कर दिया, क्यों, क्योंकि फादर क्या है, यहाँ पे मेल पर्सन है, तो मेल के लिए मैंने प्लस सिंबल यूज कर दिया। फादर की वाइफ कौन होंगी, इंटरचेंज साइन फॉर द मैरिड कपल्स के लिए, तो मैरिड कपल्स के लिए हमने इंटरचेंज साइन लगा दिया है यहाँ पर। तो आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, वो आपका मन है, ऐसा जरूरी है कि मैंने जो बोला है जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन को इजी करने का वे को कर रही हूँ, यार आप
तो फादर की यहाँ पे जो वाइफ होंगी वो कौन होंगी, मदर होंगी, तो हमने मदर लिख दिया एंड मदर हो गया माइनस साइन क्योंकि फीमेल मेंबर है। मदर के साथ साथ और भी रिलेशंस आ जाते हैं आपके, अंकल, आंट, पैटर्नल अंकल, ये सब, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सारे आपके इस तरीके से हो जाएंगे भाई। फादर इन लॉ की वाइफ कौन हो जाएंगी, यहाँ पे मदर इन लॉ हो जाएंगी, अंकल की वाइफ कौन हो जाएंगी, आंट हो जाएंगी, मैटरनल अंकल की मैटरनल आंट हो जाएंगी। तो ये रिलेशंस मैंने लिख दिए हैं। अब ऐसे ही नीचे, इससे नीचे कौन आते हैं भाई, इस जनरेशन से नीचे देखे तो कौन आएंगे हमारे, बताइए। हम अपने आप में आएंगे, तो इसको हम बोल देते हैं थर्ड जनरेशन को सेल्फ जनरेशन, ठीक है। तो ये हमारी सेल्फ जनरेशन हो जाती है जिसमें हम खुद हैं, अपने आप में हैं। तो यहाँ पर कौन आ जाते हैं, हमारे ब्रदर एंड ब्रदर के लिए प्लस साइन। और मैंने बताया था सिबलिंग्स के लिए क्या करना है हमें यूज, सिबलिंग्स के लिए बताइए क्या साइन यूज करना था, जल्दी बताइए कमेंट में। हाँ जी, एरो साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो एरो साइन यूज करेंगे एंड सिस्टर लिख देंगे हम यहाँ पर, और माइनस सिंबल लगा देंगे क्योंकि वो क्या है, फीमेल मेंबर है। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में देखते हैं, इसके आगे मैंने बता दिया है, इसके अंदर कजन्स भी आएंगे। वो शो नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे, सबको शो हो रहा है स्लाइड या नहीं, सबको हो रहा है, हो रहा है मैम। एक बार सही से, एक बार फिर से कनेक्ट करो किरत, ऑफलाइन होके ऑनलाइन आओ, फिर से हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन आप लोग की आती है। तो फोर्थ जनरेशन में हमारे आगे कौन होंगे, हमारे सन एंड डॉटर। तो सन एंड डॉटर भी अपने आप में कौन होंगे भाई, बहन भाई ही होंगे ना। ब्रदर एंड सिस्टर के लिए हमने क्या किया, एरो साइन लगा दिया, ये प्लस सिंबल क्योंकि ये मेल पर्सन है, एंड डॉटर हमारी यहाँ आ जाती है, माइनस सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन आती है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में हमारे कौन आएंगे, हमें सिंपल सी बात है याद ही, हमारे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। सो ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर भी आपस में बहन भाई ही होंगे, तो यहाँ पे ग्रैंड डॉटर ये माइनस सिंबल लगा देते हैं। क्लियर सबको। अगर इससे आगे की जनरेशन भी मैं देखूं तो क्या आएगी, ग्रेट ग्रेट सन, सॉरी ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगी ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ये आएगी। और भी जनरेशन देखूं तो 2 बार ग्रेट ग्रेट लिख दूंगी, 2 बार ग्रेट लिख के ग्रैंड आ जाएगा। तो जनरेशंस तो कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो जब नोट्स बनाने बैठोगे, ये तो हमने लिख ही दिया है, उसके साथ साथ में इस वे में ये पूरा लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कि चार्ट, वैसे तो क्वेश्चन सीख ही जाओगे तो कोई इतना बड़ी बात नहीं रहेगी मेरे लिए। क्लियर है सबको। तो चार्ट बनाना, अब क्वेश्चंस के टाइप्स पर आते हैं। तो इस तरीके से हमें चार्ट को ड्रॉ करना है। बस आपको क्या है, क्लियर होना जरूरी है कि कौन सी जनरेशन में कौन से मेंबर को डालना है। तो अब क्वेश्चंस के टाइप्स पे आते हैं कि क्वेश्चंस किस किस टाइप के आपके यहाँ पर होंगे। तो देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो पजल्स की फॉर्म में आपका आता है, जो ब्लड रिलेशन होता है आपका, एक इंडिकेटिंग फॉर्म में आता है, एक आता है कोडिंग फॉर्म में, ठीक है। या हम इसको बहुत जगह देखते हैं तो लिखा रहता है कोडेड बेस्ड ब्लड रिलेशन, BR, ठीक है। तो यहाँ पे पजल फॉर्म के अंदर एक तो सिंपल ब्लड रिलेशन होता है, एक आपका जो होता है ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशंस के साथ होता है। देखिए जो ब्लड रिलेशन है ये आपका पजल का पार्ट हो जाता है, तो ये पजल एक चैप्टर अलग से है। तो इस चीजों को तो मैं आपको पजल के साथ में कराऊंगी बाद में, जब कभी भी वो टॉपिक होगा, ठीक है। तो ये चीज तो मैं अभी क्लास में कराऊंगी, इस वाली में बिल्कुल भी यहाँ तक मैं कराऊंगी, इसको उसके साथ में लूंगी पजल के साथ में, ठीक है। या मैं 1-2 क्वेश्चन करा दूंगी इस तरीके से, बाकी आपको मैं घर के लिए मतलब जो वर्कशीट होगी उसमें आपको दूंगी। तो आप क्वेश्चंस की टाइप्स पे देखते हैं। देखिए समझ आ गया सबको यहाँ तक कि इंडिकेटिंग फॉर्म है, कोडिंग फॉर्म है, एक आपके में फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस क्वेश्चन पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये कभी आप सोचते रहो बच्चों की तरह कि भाई इंडिकेटिंग फॉर्म होती है, कोडिंग होती है, पजल होती है, ये होती है, तो हमें ये सब याद नहीं करना, हमें देखना बस क्वेश्चन किस टाइप का आना है, कैसे हमें टैकल करना है। ये मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिख दिए हैं जी।
नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है मैंने पजल फॉर्म में। ये सब बैंकिंग एग्जाम्स में 3 to, ये कौन कौन से आएंगे, कोडेड से एंड पजल से आपके जो आएंगे वो 3 to 4 क्वेश्चन से आएंगे। एंड एसएससी के एग्जाम्स के लिए इंडिकेटिंग या कोडेड ब्लड रिलेशन से बेस्ड से एक क्वेश्चन आता है सिर्फ, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टेट लेवल्स की जो एग्जाम होंगे इसमें इंडिकेटिंग भी आता है, कोडेड भी आता है, सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन सबके मैंने लिख दिए हैं, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, तो ताकि आपको इजी रहे भाई कौन कौन से टाइप्स के हैं। तो ये आप देख लेना कि इसमें भाई कौन कौन से टाइप्स के मैंने सारे लिख दिया है। आगे देखते हैं, तो पजल की फॉर्म पे हम देखते हैं, पहले डिस्कशन करेंगे इस तरीके से। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल मैं बोलूं यहाँ पर, अभी बेसिक थोड़ा समझा रही हूँ। सपोज एक लाइन लिखी मैंने क्वेश्चन के अंदर कि ए इज द फादर ऑफ बी, लिख दिया मैंने। स्पेलिंग्स पे मत जाना कभी, आप सोचो कि मुझे स्पेलिंग्स नहीं आती, ऐसा नहीं है, जल्दी जल्दी लिखती हूँ। तो ए इज द फादर ऑफ बी, मुझे ये लाइन क्या करनी है यहाँ पे डिनोट करनी है, कैसे, जनरेशन चार्ट के। समझिएगा थोड़ा सा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इतना भी। अब सिर्फ मुझे ही देखो, स्क्रीन पे मत देखो, मुझे देखो। तो अगर मैंने बोला कि ए इज द फादर ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या है कि ए कौन है, फादर है। मतलब हम अपने आप से अगर कंपैरिजन यहाँ पर कर रहे हैं तो हमारे जो फादर होंगे वो हमारे ऊपर ही होंगे। ये चीज सबको समझ आती है कि फादर जो होंगे वो हमारे ऊपर ही होंगे। तो हम क्या, ए कौन है, फादर है, मीन्स ऊपर जाएगा, और बी हम अपने आप में हैं, तो बी। तो यहाँ इसको हम बनाने बैठेंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिएगा कि ए इज द फादर मीन्स प्लस साइन, फादर मतलब प्लस साइन को डिनोट करेगा, मेल मेंबर है क्योंकि फादर ऊपर रहेगा, किस ऊपर रहेगा, और बी कहाँ, नीचे रहेगा, क्योंकि हम ये हैं, हमारे फादर कौन है, ए हैं, तो फादर। अगर यही लाइन में सपोज ऐसे बोल देती एग्जांपल लूं कि ए इज द, समझ लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये से सब कंसेप्ट क्लियर होंगे। ए इज द ग्रैंडफादर, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। अगर मैंने ये चीज बोली तो बी तो हम अपने आप में हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे तो कौन है, ए कौन है, ग्रैंडफादर है। तो ग्रैंडफादर तो एक जनरेशन छोड़ के ऊपर रहता है, यहाँ पे तो हमारी फादर रहते हैं, हमारे से ऊपर, तो ऊपर फादर से भी ऊपर जाते हैं ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे बी आएगा यहाँ पर। बात समझ आई सबको। अगर मैं इसी चीज को बोल देती ग्रेट लिख देती मैं, ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, तब ये जनरेशन चार्ट कैसे बनता, बी, इसका ग्रेट ग्रैंडफादर कौन होते भाई, ग्रैंडफादर से भी ऊपर होते हैं ना, तो ग्रेट ग्रैंडफादर बी फिर यहाँ पर आ जाता। बात समझ आ गई, सॉरी ए लिखा है, ठीक है। हाँ बस 1 मिनट लास्ट, ओके ठीक। तो ये आपका यहाँ पर है कि इस तरीके से हमें क्या करना होगा, ये पढ़ना होगा और इस तरीके से हमें ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब मेन जो मैंने बताया आपको ये बता दिया, जैसे ठीक है, इतना बताया अभी, तो ये मैंने एग्जांपल्स आपको जैसे बताया कि इस तरीके से हमने कर दिया। तो ए हमने यहाँ लिख दिया था और प्लस साइन, क्योंकि ए इज द फादर ऑफ बी है। अगर मैं आगे बोलती ऐसे ही कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। तो बी कौन है, सिस्टर है, मींस माइनस साइन, फीमेल मेंबर है ये, तो माइनस साइन मैंने तुरंत यहाँ लगा दिया। एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी, दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं आपस में, ये क्लियर है। ब्रदर एंड सिस्टर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एरो साइन यूज करेंगे, इसके बराबर में, इसके लेवल में हमारी ब्रदर एंड सिस्टर आपस में एक ही लेवल में रहेंगे, तो मैंने सी को यहाँ लिख दिया, ठीक है, और ये एरो साइन लगा दिया है इनके बीच में, और माइनस, और यहाँ पे जेंडर सी का भी क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं कोई भी यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। बच्चों देखो स्टूडेंट्स, मैं आज रही क्लास ही ओवर कर रही हूँ क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप नेक्स्ट क्लास पढ़ो। आज का ही यही आप स्टॉप करते हैं, ठीक है।
तो बाकी जो है ये आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे जो आपका बचा हुआ है। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना कि जो भी इसमें डाउट हो, जो समझ नहीं आया, और इतना आप पढ़ लेना, अभी इसको रिवाइज कर लेना। अभी इसमें कुछ ऐसा मैंने कराया नहीं कि आप इसमें वो करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो अभी क्वेश्चंस मत करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस अभी आपको समझ नहीं आएंगे कैसे करने, क्योंकि अभी प्रॉपर नहीं है ये पूरा। अभी मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करा है, ये इसका आप बना लीजिएगा पूरा, ठीक है। चलिए।